वेलकम बैक टू गाइज, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइज। आज हम बात करेंगे मूविंग जो गैल्वेनोमीटर है, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में बात करेंगे कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस काम के आता है, किस तरीके से ये यूज वर्क करता है और इसका यूज हम किस तरीके से करते हैं गाइज। ठीक है, तो सबसे पहले कि ये क्या है, एक डिवाइस है जो है, ये एक डिवाइस है जो क्या करती है, मेजर करता है क्या, स्मॉल करंट को, यानी कि बहुत ही जब स्मॉल करंट होता है ना, उसका डिफ्लेक्शन को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, ये मूविंग ये कॉइल गैल्वेनोमीटर को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज टू डिटेक्ट एंड मेजर स्मॉल करंट, यानी कि बहुत ही स्मॉल करंट होता है ना, उसको मेजर करने के लिए इसको क्या हम यूज करते हैं। किस प्रिंसिपल पर काम करता है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब एक करंट कैरिंग जो कॉइल है उसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो देन इट एक्सपीरियंस ए टॉर्क एंड इट विल बी रोटेट, यानी कि तब ये क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है क्या, टॉर्क, और ये क्या होती है, रोटेट। जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, टॉर्क का जितना भी कॉन्सेप्ट है गाइस, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि भाई क्यों रोटेट होती है, टॉर्क से क्यों रोटेट होती है गाइस। ठीक है, तो हमने उसमें देखा था कि हमने जो चीज़ पढ़ी थी कि टॉर्क क्यों लगता है गाइस, जो पिछले लेक्चर में हम पढ़ सकें। अब हम बात करें कंस्ट्रक्शन की, तो कंस्ट्रक्शन में क्या है कि सबसे पहले हमने क्या लिया गाइस, कंस्ट्रक्शन में क्या लिया हमने, सबसे पहले एक सेल्फ का सॉफ्ट एल जो है, एल क्या है, एक सॉफ्ट कॉइल है। ठीक है, एल क्या है, यहाँ पर एक सॉफ्ट कॉइल है जो कि रखी हुई है किसके, दो स्ट्रॉन्ग ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेट है एन और इनके बीच में, यानी कि हमने क्या लिया, इट कंसिस्ट ऑफ कॉइल एबीसीडी हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ मेजरमेंट। देखिए इसको इस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि एक सॉफ्ट कॉइल ली। ठीक है, यहाँ पे एक बार नोट कर लीजिए, मैं इसको वापस इस डायग्राम को आपको समझाता हूँ वापस से कि हमने इसको किस तरीके से लिया है प्रिंसिपल, और मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए गाइस, ये जो डायग्राम है आप इसको देखिए। सबसे पहले हमने क्या लिया कि जैसे ये दो मैग्नेट है, इन दो मैग्नेट के बीच में हमने क्या रखा, हमने एक कॉइल रखी। ठीक है, ये सॉफ्ट आयरन कॉइल है। अब ये जो है ना, ये सॉफ्ट आयरन है। ठीक है, तो ये सॉफ्ट आयरन कोर रखा हमने, इस सॉफ्ट आयरन कोर को हमने क्या किया, रखा, और इसको हमने एक नॉन जो है, इसको हमने क्या किया, एक नॉन मैग्नेटिक फ्रेम है ना, उससे हमने क्या किया, उससे इसको पैक कर दिया। हमने क्या, इसको इससे हमने इसको क्या कर दिया, नॉन मैग्नेटिक जो फ्रेम है, नॉन मैग्नेटिक जो फ्रेम है उससे हमने क्या, अब ये फ्रेम जो है किसी भी तरह की हो सकती है, आप स्फेरिकल या रेक्टेंगुलर किसी भी तरह की हम ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इसमें कॉपर वायर को स्ट्रिप कर दिया, वाउंड कर दिया। इसको कॉपर वायर को हमने क्या किया, इसके चारों तरफ कॉपर वायर को वाउंडेड कर दिया। अब ये कॉपर वायर, जिस तरह हमने टोरॉइड और जो है उसकी बात करी थी सोलेनोइड की, तो हमने देखा था कि वहां पर जो हम वाउंड कर रहे थे जिस वायर को, वो वायर कैसा होता था, इंसुलेटर वायर होता था, ताकि दोनों वायर के बीच में क्या हो, स्पार्क नहीं हो। और इंसुलेटर हम किसी भी तरीके से बना सकते हैं उनको। ठीक है, किसी भी तरह की पॉलिश करके या फिर कोई वायर के ऊपर रबर लगा के हम उनको इंसुलेटर बनाते हैं, वो इंसुलेटर वायर होते हैं। तो हमने क्या किया, एक कॉपर का एक इंसुलेटर वायर लिया। ठीक है, उस इंसुलेटर वायर को हमने क्या है, उस इंसुलेटर वायर से हमने क्या कर दिया, इसको वाउंड कर दिया। ठीक है, हमने क्या कर दिया, उस इंसुलेटर जो वायर है उससे हमने क्या किया, इसको वाउंड कर दिया। ठीक, अब इसमें जब वाउंड कर दिया तो इसमें हमने क्या किया, करंट की सप्लाई करी। तो हमारा जो करंट है वो इस तरीके से आएगा, करंट की जो सप्लाई है वो इस तरीके से आएगी। ठीक है, ये रोटेट जो होगा, करंट हमारा जो है इस तरीके से ये आता जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो है क्या है, इसमें करंट की सप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इसको हमने एक स्ट्रिंग जो है, एक स्प्रिंग से ऐड कर दिया, एक स्प्रिंग से जोड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर एक स्प्रिंग से हमने इसको जोड़ा है, जिसको हम नाम दे सकते हैं एस डैश। ये क्या है, एक स्प्रिंग है, इसको हमने क्या किया, एक स्प्रिंग से ऐड किया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब इसके जो है एक यहाँ पर इसको ये ना, एक जो है हॉर्स से जोड़ा, हॉर्स जो क्या है, रोटेट करेगा। यहाँ पर जो एक हॉर्स पॉइंट्स है, इसको ऊपर हमने क्या जोड़ा, ये यहाँ से जो स्ट्रिंग है ना, इसको ये जो है ना, इसको हमने क्या है, टॉरिस से जोड़ दिया। अब ये टॉरिस जो है, यहाँ पर देखिए, इसको हमने क्या, ये टॉरिस से जोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, इसको हमने एक क्लोज सर्किट में रखा। अब यहाँ पर दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल T1 है और दूसरा टर्मिनल क्या है, T2। जो टर्मिनल T1 है उसको हमने इस टॉरिस से जोड़ा, और जो टर्मिनल
T2 है उसको हमने इस स्ट्रिंग से जोड़ा, ठीक है। और इसके ऊपर एक क्या है, एक इस तरीके से लगा हुआ है, एक जो है अपने मेजरमेंट स्केल के लिए एक पॉइंटर लगा हुआ है, ऊपर स्केल है और इस पर एक क्या है पॉइंटर लगा हुआ है जो इसके रोटेशन से, ये इस तरफ या इस तरफ जो इसके रोटेशन से क्या होगा, इसमें क्या होगा, इस जो है पॉइंटर है इसमें भी क्या होगा, रोटेशन होगा। और ये जो रोड है, ये जो हमने ये लगा है, ये फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप है, ये जो स्ट्रिप जो हमने जोड़ी ना, ये क्या है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप है, जो कि क्या होती है, बहुत ही मजबूत होती है, जो टूटती नहीं है गाइस, ठीक है। अब मान लो हमने क्या किया, इसमें करंट सप्लाई किया, करंट सप्लाई करने से इसमें क्या हुआ, टॉर्क अप्लाई हुआ, और टॉर्क अप्लाई हुआ और टॉर्क अप्लाई होने से इसमें रोटेशन हुआ, ठीक है। अब रोटेशन हुआ, रोटेशन होने के बाद सपोज कीजिए करंट हो गया बंद, तो ये क्या होगा कि ये यहीं अटक जाएगा। तो इसको वापस रिस्टोर करने के लिए जो इसका जो ये है, जो इसको वापस रिस्टोर, वापस है ना, इसको जो है इक्विलिब्रियम स्टेज में, यानी कि जहां पर 0 पॉइंट है, सपोज कीजिए इस स्केल में 0 है, जहां ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, या करंट इधर या इधर जाने, तो इसको वापस रिस्टोर करने के लिए हमने क्या लगा दिया, नीचे एक स्प्रिंग ऐड कर दी हमने, क्या स्प्रिंग लगा दी। ये स्प्रिंग क्या करेगी, जब अगर मान लो इसके जो ये डिफ्लेक्शन है इसको वापस रिस्टोर करने का वर्क करती है, ये क्या करेगी, इसको रिस्टोर करने, और इसको दोनों टर्मिनल से जोड़ने की वजह से इसमें करंट की क्या हो रही है, सप्लाई हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इसका क्या है, एक कंस्ट्रक्शन है। और ये क्या है, हमने देखी, इसको वापस देखते क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ ए कोइल ABCD हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए इंसुलेटर कॉपर वायर, यानी कि है ना, ये लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे इसमें, किससे, इंसुलेटर कॉपर वायर से, ठीक है। विद द कोइल इज बाउंडेड ओवर नॉन मैग्नेटिक, यानी कि जो कोयल है वो बाउंडेड है किससे, नॉन मैग्नेटिक फ्रेम, यानी कि जो ये इसमें जो ब्लू कलर की दिख रही है ना, ये क्या है, नॉन मैग्नेटिक फ्रेम है, जिससे इसको क्या अंदर जो है ना, ये सॉफ्ट आयरन जो कोर है इसको हमने क्या किया, बाउंड कर रखा है, और उसके ऊपर हम ये कॉपर इंसुलेटर लगा रहे हैं, ठीक है। नॉन मैग्नेटिक फ्रेम विच में भी रेक्टेंगुलर और सर्कुलर, ये किसी भी शेप में हो सकती है, इन ए शेप द कोयल इज ए सस्पेंडेड फ्रॉम ए मूवेबल टॉरिस, जो है कोयल जो है सस्पेंड हो रही है, यानी कि ये जो कोयल है इसको कर रखा है किससे, एक मूवेबल टॉरिस से कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। मूवेबल टॉरिस H, जिसको हमने H नाम दिया, बाय मेंस ऑफ जो है ये किस में, मेंस ऑफ ये किससे बनी हुई है, फॉस्फोरस ब्रॉन्ज स्ट्रिप से, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय N एंड N, यानी कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो प्रोड्यूस हो रहा है किससे, N और S से, ठीक है, मैग्नेटिक पोल से, इन दोनों पोल से क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है। अब हम बात करें द लोअर, जो है द लोअर एंड ऑफ द कोयल इज कनेक्टेड, यानी कि जो इसका नीचे का जो कोयल है, लोअर एंड है, इज कनेक्टेड टू द स्प्रिंग S, यानी कि स्प्रिंग किससे, S है, जो क्या करती है, वापस इसको रिस्टोर करती है, को काम करती है। कनेक्टेड टू द टर्मिनेटर, जो इसका टर्मिनल है इसके T2 से कनेक्ट हो रखा है, और जो है L, इसको नाम L दिया है, L इज सॉफ्ट आयरन कोर, इन दिस वी यूज द रेडियल मेजरमेंट। अब रेडियल क्या होता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड टू प्रोड्यूस मैक्सिमम टॉर्क, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क जो है प्रोड्यूस करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं, क्या है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं गाइस, ठीक है। तो जिससे क्या है कि हम मेजरमेंट आसानी से कर सके गाइस, ठीक है। आगे बस अब हम इसका देखेंगे वर्किंग मेथड, जो हमारा वर्किंग मेथड है वो किस तरीके से करता है गाइस, ठीक है। यानी कि जब इसमें करंट फ्लो करेंगे, करंट फ्लो होगा तो इसमें टॉर्क आएगा, टॉर्क आएगा तो इसमें क्या आएगा, रेडिएशन आएगा, रेडियल ट्रांसलेशन होगा, और ये वापस क्या होगा, इसमें जो डिफ्लेक्शन आएगा, अब इसमें क्या होगा, करंट से, इसमें टॉर्क से ये क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन होगा, और ये क्या होगा, ये यहाँ जो अपनी स्ट्रिंग जो मेजरमेंट की जो पॉइंटर लगा हुआ वो मूव होगा या तो इस तरफ या इस तरफ करंट के हिसाब से, ठीक है। और उसको ये रिस्टोर करेगा नॉर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट में, क्या लाएगी, ये वापस जो स्प्रिंग लगी हुई है वापस नॉर्मल इक्विलिब्रियम स्टेट पर लाएगी गाइस। इसको जो है इसकी कंस्ट्रक्शन नोट कर लीजिए, फिर हम इसका वर्किंग मेथड पर हम नोट करते हैं गाइस, किस तरीके से यह इसका वर्किंग मेथड है। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं ये किस तरीके से वर्क करता है। तो हम देख रहे हैं गाइस, जब हमने क्या किया, व्हेन ए करंट फ्लो थ्रू द कोइल, यानी कि इस कोइल के थ्रू जब करंट इसमें फ्लो हो रहा है, ए टॉर्क एक्ट ऑन इट, ठीक है, एक टॉर्क क्या होगा, इसके ऊपर एक टॉर्क अप्लाई करेगा, ठीक है, इन ए यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक यूनिफॉर्म रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में इस पर क्या होगा, एक टॉर्क अप्लाई हो रहा है। और ये जो टॉर्क है, दिस टॉर्क इज गिवन बाय, ये टॉर्क हम किस तरीके से देख सकते हैं, जो टॉर्क है हमने पिछले लेक्चर में हमने टॉर्क का जो फॉर्मूला निकाला था उसकी बात कर रहे हैं, ये क्या होता है, NIAB, तो ये होता है
ए और बी गाइज। तो एन यहाँ पर क्या है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। तो NIAB हम बोल सकते हैं। तो ये टॉर्क जो है गिवन है वो क्या है, दे रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं, हमने देखा कि इसमें क्या है, जो रिफ्लेक्शन ये ना इसमें जो सॉरी, तो हम बात करें इसमें क्या हुआ, जैसे ही करंट फ्लो हुआ, करंट फ्लो होने से इसमें रोटेशन लगा, ठीक है। इसमें क्या हुआ, रोटेशन हुआ। तो सपोज कर रहे हैं कि हम मान रहे हैं कि इसमें जो रोटेशन हुआ वो फाई हुआ। तो हम बोल रहे हैं लेट, कि जैसे ही हमने क्या किया, इसमें करंट फ्लो हुआ, तो लेट फाई इज द रोटेशन, फाई, लेट फाई इज द रोटेशन। जो रोटेशन है, फाई क्या रोटेशन है, किस में, इस कोइल में, किसकी वजह से, जैसे ही हमने करंट फ्लो किया है, फाई, लेट फाई इज द रोटेशन प्रोड्यूस्ड बाय करंट या बाय टॉर्क। अब ये टॉर्क से हमारा रोटेशन हुआ, इसकी वजह से इसमें जो रोटेशन हुआ प्रोड्यूस किया गया टॉर्क। एंड अब जैसे ही इसमें ये क्या, टॉर्क की वजह से इसमें क्या हुआ, रोटेशन हुआ। इस रोटेशन को अब जो है रीस्टोर करेगी कौन सी, ये स्प्रिंग, ये स्ट्रिप करेगी। तो अब ये क्या करे, मतलब इसमें रीस्टोर करेंगे। तो हम बात करें एंड के इज द रीस्टोरिंग फोर्स, यानी एंड के इज द रीस्टोरिंग, ठीक है। के क्या है, यहां पर हम बात कर रहे हैं, के जो है हमारी क्या है, रीस्टोरिंग क्या है, फोर्स है। जो रीस्टोरिंग क्या है, जो है रीस्टोरिंग फोर्स है। के क्या है हमारी, रीस्टोरिंग फोर्स। अब ये जो के क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है, यानी कहां पर, ये पर यूनिट रोटेशन है, यानी कि इस हर यूनिट में ये वापस क्या कर रहा है, रीस्टोर कर रहा है इसको, हर सभी। ये क्या है, जो के जो है क्या है, इज ए रीस्टोरिंग फोर्स है, और ये क्या कर रहा है, हर रोटेशन में ये वापस इस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये हर रोटेशन पर क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो क्या इसमें क्या है, रीस्टोरिंग फोर्स है ऑन पर यूनिट रोटेशन, यानी कि पर यूनिट जितने भी यूनिट हो रही है ना, हर यूनिट पर ये क्या हो रहा है, ये रीस्टोरिंग हो रहा है ऑन पर यूनिट रोटेशन, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। चलो, तो ऑन पर यूनिट रोटेशन, अब पर यूनिट रोटेशन पर ये स्टोरिंग फोर्स लग रहा है, तो ये कितना होगा, अब ये जो फोर्स होगा ये कितना हो जाएगा। तो यहां से हम बोल रहे हैं कि फोर्स इक्वल टू हो जाएगा के इंटू फाइव। टोटल जो नेट फोर्स लग रहा है इसमें फोर्स कितना हो जाएगा, के इक्वल टू 5। अब हम बोल रहे हैं कि जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, यानी कि जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में है, तो इसमें जो फोर्स लग रहा है ना, वो इसमें जो जितना टॉर्क है उसके इक्वल हो जाएगा। तो है ना, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो एट इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ पर, जो हमारी इक्विलिब्रियम पोजीशन है ना, वहां पर हम बात कर रहे हैं। जो ये जो फोर्स जो है किसके इक्वल हो जाएगा, टॉर्क के इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टोटल इस पे तो टोटल जो इस पे जो फोर्स लग रहा है ना, रीस्टोरिंग फोर्स जो लग रहा है, वो जितना उसमें टॉर्क लगेगा, जितना उतना टॉर्क लगेगा, उतना ही उस पर रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा। क्योंकि जब उसको वापस इक्विलिब्रियम लाने के लिए, जैसे जितना आप उस पर टॉर्क लगाओगे, वापस उसी पोजीशन में लाने के लिए उतना ही उस पर वापस क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो ये जो टोटल फोर्स है वो उतने किसके, इक्विलिब्रियम पोजीशन में उतने ही टॉर्क, जितना उस टॉर्क के इक्वल हो जाएगा, किसके, जितना टॉर्क उस पर लगेगा। तो हम बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन जो होती है उस पर क्या बोल रहे हैं, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, यानी इक्विलिब्रियम जो है, इक्विलिब्रियम पर क्या होगा ये, कि जो हमारा टॉर्क है वो इक्वल हो जाएगा किसके, जो हमारा फोर्स है वो इक्वल हो जाएगा किसके, टॉर्क के। तो फोर्स कितना, के फाई इक्वल टू टॉर्क क्या है हमारा यहाँ पर, NIAB, ये इस टॉर्क के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये जो फोर्स था हमारा ये किसके इक्वल हो जाएगा, स्टोर के। यहां से अगर हम बात करेंगे फाई क्या है, रिस्टोरिंग जो है इसमें फाई की बात करेंगे, तो फाई हो जाएगा NIAB अपॉन क्या हो जाएगा, के हो जाएगा गाइस। तो फाई यहां पर हमारे पास क्या आ गया, NI अपॉन के आ गया गाइस, ठीक है। तो फाई यहां से हमें क्या मिल गया, फाई इक्वल टू NIAB अपॉन के। और यहां पर जो के है ये क्या है, टोरिजनल कांस्टेंट है। जो के है ये क्या है, टोरिजनल कांस्टेंट है।
ठीक है। ये टॉरिशनल क्या है, ये हमारा जो है टॉरिशनल कांस्टेंट है, ठीक है। जो के जो है वो क्या है, टॉरिशनल ठीक है। और ये फाई जो है डिफ्लेक्शन, ये डिफ्लेक्शन कहाँ पर दिखाएगा हमें, ये डिफ्लेक्शन क्या है, इस पॉइंटर से इस स्ट्रिप, ये स्केल जो है हमारा इस पर दिखा दिया जाएगा, ठीक है। तो इन रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट है या नहीं, तो ये डिफ्लेक्शन जो है फाई है, तो ये कहाँ दिखा दिया जाएगा, वहाँ पर जो हमारी स्केल है इस स्ट्रिप की वजह से, ये पॉइंटर की वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इस स्केल पर डिनोट हो जाएगा। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि पर यूनिट अगर हमें निकालना हो कि हमें सेंसिटिविटी निकालनी है एमीटर की, है ना, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यानी कि ये डिफ्लेक्शन है। अब पर यूनिट करंट यानी कि जितना करंट सप्लाई होगा उतने करंट में उसमें डिफ्लेक्शन कितना होगा, तो पर यूनिट करंट करने के लिए हम इसको क्या कर देंगे, करंट से आई से डिवाइड कर देंगे, है ना। जो टोटल डिफ्लेक्शन है इसको हम क्या आई से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा पर यूनिट करंट आ जाएगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट आ जाएगा, तो उसकी हम बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, और फिर हम बात करेंगे डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर इसको नोट कर लीजिए। ओके गाइस, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हम क्या कह रहे हैं कि हमने जो है द मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर एमसीजी, यानी द मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर कैन बी यूज एन एमीटर, यानी कि इसको हम यूज कर सकते हैं एमीटर के फॉर्म में, किस लिए, टू मेजर द करंट वैल्यू, तो वैल्यू ऑफ द करंट इन ए ये गिवन सर्किट, हमें जो गिवन सर्किट है उसमें इसको हम यूज कर सकते हैं, किसको, करंट मेजर करने के लिए। तो वी डिफाइन इसमें अब जो है वी डिफाइन द सेंसिटिविटी जो है इसकी वो डिफाइन करेंगे किस ऑफ द एमीटर एज अ डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, यानी कि इसमें जो डिफ्लेक्शन होता है एमीटर की सेंसिटिविटी जो डिपेंड होती है क्या होती है, वो कि पर यूनिट करंट में कितना उसमें डिफ्लेक्शन होता है उसको उसकी क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी। तो इसकी सेंसिटिविटी कितनी होगी, तो फाई डिफ्लेक्शन कितना है इसमें, जो फाई है इक्वल टू क्या है, एन आई ए बी अपॉन क्या है गाइस, यहाँ पर बात कर रहे हैं के, तो इसकी डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिवाइड बाई आई इक्वल टू क्या आएगा, एन ए बी अपॉन के, ये क्या हो जाएगी इसकी पर यूनिट जो है, इसकी जो है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट हो जाएगा, या फिर इसकी सेंसिटिविटी हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो इस एमीटर की सेंसिटिविटी हो जाएगी क्या, 5/I इक्वल टू क्या है, NA/B अपॉन के हो जाएगा गाइस, ठीक है। यहाँ पर नोट कर लीजिए। अब हम बात करें अगर हम इसको एमीटर की बजाय हम इसको क्या करें, वोल्ट मीटर में यूज करें, हम क्या कर रहे हैं, एक गैल्वेनोमीटर को हम बात कर रहे हैं कि जो एक गैल्वेनोमीटर है उसको हम जो है करंट मेजरमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, और जो हमारा वोल्ट मीटर है तो उसको एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों ही तरीके से यूज कर सकते हैं। किस तरीके से, जो हम इसको आगे देखें कि ये अगर कोई गैल्वेनोमीटर है उस गैल्वेनोमीटर को हम क्या एमीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं और उसको हम वोल्ट मीटर की तरह भी यूज कर सकते हैं, बस शर्त है उसमें कुछ कंडीशन होती है, वो कंडीशन हम बात करेंगे, ठीक है। उसकी बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम उसकी बात करेंगे कि किसी भी गैल्वेनोमीटर को हम किस तरीके से उसको एमीटर या उसको वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो इसकी बात कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमें वोल्टेज सेंसिटिविटी नापनी है, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, वोल्टमीटर में, तो उसकी वो भी सेंसिटिविटी हमें चेक करनी होगी, वोल्टेज सेंसिटिविटी हमें देखनी होगी गाइस। यहाँ नोट कर लीजिए, एमीटर बनने के बाद उसकी जो सेंसिटिविटी है वो इस तरीके से हम बता सकते हैं गाइस। तो जब हम इसको यूज करेंगे, हम अपने गैल्वेनोमीटर को एक वोल्ट मीटर की तरह यूज करेंगे, तो हमें इसमें डिफ्लेक्शन यूज किसका करना पड़ेगा, डिफ्लेक्शन यूज करना पड़ेगा इसमें वोल्टेज में। तो वोल्टेज में डिफ्लेक्शन यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई डिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज कैसे निकालेगा। तो इसका डिफ्लेक्शन ऑफ वोल्टेज क्या होगा, या सेंसिटिविटी ऑफ इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी है डिफ्लेक्शन के लिए, इसको तो 5/V इक्वल टू NA/B अपॉन के इंटू ये क्या है I/A। आई मैंने इसको I/A को अलग से लिख दिया, सॉरी I/V, तो बोथ साइड में हमने क्या किया, इसे V से डिवाइड किया, तो I/V को मैंने अलग से लिख दिया। देखिए यहाँ पर कि क्योंकि जब 5/V है जो इक्वल टू क्या, मैं इसको लिख सकता हूँ NA/B अपॉन के इंटू 1/R, क्योंकि जो है जानते हैं V इज इक्वल टू क्या होता है IR। तो यहाँ से अगर आप लिख सकते हो तो क्या, जो R की जो वैल्यू है तो हम यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं R, जैसे कि R इक्वल टू क्या है यहाँ पर V/I, और इसका रिवर्स करेंगे तो 1/R इक्वल टू I/V। तो वही तो हमने क्या है यहाँ पर, तो हमने I/V को हमने क्या लिखा, 1/R लिखा, ठीक है। ये क्यों किया अभी देखते हैं। इसको हमने इस तरीके से लिखने की वजह क्या है, देखिए
कि अगर मैं जैसे कि उसमें था हमने कि डिफ्लेक्शन ऑफ जो करंट था उसमें हम जैसे जैसे कि जो है V अपॉन आई इक्वल टू क्या है NA/B/K, ठीक है। अब इसमें देखिए जो देखिए अब यहाँ पर ध्यान रखिए इसमें क्या डिफरेंस है। यहाँ पर एक जो हमारा है स्मार्ट पॉइंट, ये एक पॉइंट यहाँ पर आपको लर्न करना होगा कि जो हमारा जो डिफ्लेक्शन है अगर मैं हम इसके नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने से जो है जो करंट डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगा। अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को क्या करता हूँ डबल करता हूँ तो करंट डिफ्लेक्शन है, यानी कि इफ नंबर ऑफ टर्न्स n इज डबल, यानी कि जब मैं नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ n मैं क्या कर दूंगा डबल कर दूंगा तो मैं लिखूंगा डबल, तो करंट सेंसिटिविटी इज ऑल्सो डबल, यानी कि जो करंट सेंसिटिविटी है वो भी क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी, ठीक है। करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी। लेकिन बात करते हैं जब वोल्टेज सेंसिटिविटी में, तो वोल्टेज सेंसिटिव अब क्योंकि इसमें जो है डबल करूंगा ना तो क्या फाई इस देखिए इक्वल टू क्या बच रहा है NA/B/K बच रहा है, ठीक है। इसमें रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस नहीं आ रहा है, तो मैं अगर इसके नंबर ऑफ ये जो टर्न्स है इनको क्या बढ़ाऊंगा डबल करूंगा तो इसकी जो है सेंसिटिविटी भी क्या बढ़ जाएगी, जो n है इनको बढ़ाऊंगा तो डबल करूंगा तो इसकी करंट सेंसिटिविटी भी क्या हो जाएगी डबल हो जाएगी। लेकिन अगर मैं वोल्टेज में मैं वोल्ट मीटर के लिए अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स n अगर बढ़ाऊंगा तो मेरी जो है नंबर ऑफ सेंसिटिविटी जो है ना ये डबल नहीं होगी। क्यों नहीं डबल होगी, क्योंकि अगर n बढ़ेगा तो n बढ़ने के साथ साथ अगर कोई वायर है इसकी अगर आप लेंथ बढ़ाते हो तो उसके साथ अगर इसकी लेंथ बढ़ाते हो तो उसके साथ उसका रेजिस्टेंस भी तो बढ़ता है। तो जैसे जैसे इसमें क्या होगा कि जैसे जैसे इसमें n बढ़ेगा वैसे वैसे इसमें रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, तो इस वजह से इसमें जो है करंट सेंसिटिविटी तो डबल हो सकती है, ठीक है। लेकिन वोल्टेज जो सेंसिटिविटी है वो अगर आप नंबर ऑफ ये टर्न्स अगर बढ़ाते हो तो उसमें वोल्टेज सेंसिटिविटी आपकी डबल नहीं होगी, ठीक है। इसलिए हमने इसको रेजिस्टेंस की फॉर्म में लाया, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा जैसे n बढ़ाओगे तो R भी क्या होगा इसमें बढ़ जाएगा। तो इसको रेजिस्टेंस फॉर्म में लिखने का रीजन यही था। तो इसको नोट लगा के लिखना है कि नोट लगा के आप एक इस पॉइंट लिखोगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम कि इफ नंबर ऑफ टर्न्स n, इफ जो नंबर ऑफ टर्न्स n इज डबल, हमारे जो नंबर ऑफ टर्न है इनको क्या कर दें हम डबल कर दें, डबल कर दिया हमने, क्या किया डबल कर दिया। तो हम बात कर रहे हैं कि तो करंट सेंसिटिविटी जो करंट सेंसिटिविटी है जो है इज ऑल्सो डबल, यानी कि जो करंट सेंसिटिविटी है इज ऑल्सो डबल्ड, इज जो हमारी जो करंट सेंसिटिविटी है वो भी क्या हो जाएगी डबल। बट द वोल्टेज सेंसिटिविटी है, वोल्टेज जो सेंसिटिविटी है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो क्या रहेगी सेम रहेगी किस पर डबल पर, यानी कि उसकी जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो सेम रहेगी, क्योंकि R ऑल्सो बिकम 2 टाइम्स, यानी कि जब R है वो भी क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं इज ऑल्सो डबल, बट द वोल्टेज ठीक है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी जो है द वोल्टेज सेंसिटिविटी इज रिमेन सेम, ये क्या हो जाएगी जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो क्या हो जाएगी वो तो सेम ही रहेगी, क्योंकि इसके साथ क्या हुआ इसके जो है नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाने के साथ साथ उसका जैसे ही नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। तो R ऑल्सो बिकम 2 क्यों, बिकॉज यहां पर लिख सकते हो रीजन लिख सकते हो बिकॉज R इज ऑल्सो डबल, जो हमारा है रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, तो इसकी सेंसिटिविटी काम नहीं करेगी, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर जो है हमारा ये MCG यानी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है गाइस, इसके सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अब अगर मान लो ये एक इलेक्ट्रॉनिक है डिवाइस है, ठीक है गाइस, अब इसमें हाई
मतलब हाई वोल्टेज करंट हमने सप्लाई कर दिया, तो अगर ये इसमें शॉर्ट सर्किट हो गया, ये जल गया, ये खराब हो गया, तो उस लॉस को बचाने के लिए इसमें एक हाई रेजिस्टेंस लगाया जाता है इसके साथ, तो उस रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को बोलेंगे शंट लगाया जाता है। और अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि एक शंट क्या होता है गाइस, और उसको किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को उनको जलने से बचाने के लिए उसको किस तरीके से यूज किया जाता है, क्या किया जाता है, एक शंट को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जलने से बचाने के लिए यूज किया जाता है, और वो किस तरीके से यूज किया जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं गाइस। शंट बेसिकली होता है क्या है, एक रेजिस्टेंस ही होता है गाइस। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं शंट की। तो शंट क्या है, बेसिकली हमने बताया था कि एक रेजिस्टेंस होता है ना, इट इज ए स्मॉल रेजिस्टेंस, यानी कि ठीक है, ये क्या होता है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता है जिसको हम क्या करते हैं, विच इज ऑलवेज कनेक्टेड इन ए पैरेलल टू द सेव द इलेक्ट्रिक, जो है एप्लियंस बोल सकते हैं या इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है, फ्रॉम द इलेक्ट्रिक डैमेज, जो इलेक्ट्रिक डैमेज होता है उनको सेव करने के लिए। सपोज यहाँ पर हमारा पास क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है जी, ठीक है। अब इसमें अगर करंट आई फ्लो हो रहा है, इसमें क्या है, आई करंट जो है हमारा फ्लो हो रहा है, और मान लो ये हाई करंट है या कुछ और है, तो इसकी वजह से इसमें कुछ इलेक्ट्रिक डैमेज हो सकता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, स्मॉल रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, शंट बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, शंट है, और हमारे बुक में इसको एस से डिनोट किया गया है, शंट को एस से हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें इस तरफ जो है गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्या आ रहा है, आईजी फ्लो हो रहा है, और हम बोलेंगे इस तरफ जो करंट फ्लो हो रहा है उसको हम IS नाम दे सकते हैं। और ये IS किसका इक्वल होगा, क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ कि ये IS जो है, यहाँ पर देखिए, ये जो IS है वो इक्वल है किसके, I माइनस IG के। यहाँ से जो IS करंट जो इस तरफ सप्लाई हो रहा है, तो ये IS किसके है, I माइनस IG के। जितना करंट उस गैल्वेनोमीटर से जा रहा है उतना ही करंट इसमें से जाएगा, ठीक है। अब बात कर रहे हैं, ये जो सर्किट है हमारा, इसमें ठीक है, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। चलो, तो अब हम बात कर रहे हैं कि हमने इस सर्किट को कंप्लीट किया, IS बराबर क्या है, IG, I माइनस IG, ठीक है। इस पॉइंट में अब हम बात कर रहे हैं, यहां पर हम बात कर रहे हैं जो हमारा करंट जो है सप्लाई हो रहा है, लेकिन वोल्टेज क्या है, सेम है। इसके टर्मिनल से जो है पैरेलल, अगर इसको हमने क्या किया है, ऐड किया है, तो इसका वोल्टेज क्या है, सेम है। एज वी नो, हम बोल सकते हैं कि एज वी नो, क्या हम बोल सकते हैं, हम जानते हैं क्या कि V इज इक्वल टू IR, ठीक है। तो V इक्वल टू IR है, तो वोल्टेज क्या है, दोनों जगह सेम है, वोल्टेज सेम है, तो हम क्या बोलेंगे कि इसका जो वोल्टेज है V हम बात कर रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, जो गैल्वेनोमीटर है इसमें क्या है, G इक्वल IG इंटू जी, तो G क्या है, इसका रेजिस्टेंस, और करंट इसमें कितनी फ्लो हो रही है, IG, और इसमें जो रेजिस्टेंस है G क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, वो इक्वल होगा किसके, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है, इसकी बात कर रहे हैं, जो इसमें इसकी करंट जो फ्लो हो रहा है, इसके करंट क्या फ्लो हो रहा है, इसमें IS इंटू रेजिस्टेंस क्या है, इसमें शंट S, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से मिल सकती है, इक्वेशन नंबर 1 हम बोल सकते हैं। अब इसको IG को आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, या हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर IS की इसमें वैल्यू निकाल सकते हैं। अब अगर आपको इससे कुछ भी वैल्यू चाहिए, आपकी S की वैल्यू चाहिए, सपोज कीजिए हमें क्या चाहिए, S की वैल्यू चाहिए, तो हमें अगर S निकालना है कि ये जो शंट है वो कितनी वैल्यू का है, तो S इक्वल टू हम क्या निकालेंगे, IG इंटू जी अपॉन IS, ठीक है। और इसी तरीके से हम इनकी IG या IS की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे हम इसमें वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सब हमें मान लो कि अगर हमें किसी भी IS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो IS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमने क्या किया कि देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, तो बाय इक्वेशन फाइंड द वैल्यू IS, फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो हमारे न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें अगर हमसे IS की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पूछी हुई है, पूछ देते हैं, तो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, और हमें ये डिटेल हमें दिए। तो बाय इक्वेशन 1, इक्वेशन जो 1 है वो क्या है कि IG इंटू जी इक्वल टू का IS इंटू S, तो IG को मैं क्या लिख सकता हूँ कि जिस तरीके से IS ही है, तो क्या IG में लिख सकता हूँ, IG क्या है, IG को भी मैं I माइनस IS लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, तो यहाँ से यहाँ मैं लिख रखता हूँ, IG को मैं क्या लिख सकता हूँ, I माइनस IS इंटू जी इक्वल टू ये क्या है, IS इंटू S, तो यहाँ से देखिए ये क्या आ जाएगा, IG माइनस IS इंटू जी इक्वल टू क्या है, IS इंटू S, तो क्या ये मैं इस तरफ ले जाऊँ, तो ये हो जाएगा IG इक्वल टू क्या आ रहा है, IS इंटू S प्लस IS इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ से IS कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या आ रहा है, IG इक्वल टू क्या आ रहा है, IS अगर यहाँ से हम कॉमन लेते हैं तो S प्लस जी आ जाएगा, ठीक है। अगली बात समझे, तो ये S प्लस जी इसके नीचे आ जाएगा, यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, S प्लस जी है, इसको हम यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, तो IS जो है हमारा पास क्या आ जाएगा,
आई जी अपॉन एस प्लस जी आ जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, बस इस तरीके से हम इसमें जो करंट की सप्लाई आईएस है, क्या आईएस में हमारे पास कहीं पे भी इसमें आईजी आ रहा है? बिल्कुल नहीं। टोटल सप्लाई कितनी है वो आ रहा है, जी आ रहा है, एस आ रहा है और जी आ रहा है, तो आईएस निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम फॉर्म में आईजी भी फाइंड आउट कर सकते हैं आप वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो एक शंट से हम उसमें इसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है वो भी हम देख सकते हैं इस शंट से, और इसकी वैल्यू एस कितनी है ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमें डिटेल आईजी और आईएस दिया हुआ हो तो यहां से न्यूमेरिकल बन सकता है। आपको कोई भी 3 वैल्यू दे देगा और एक वैल्यू आपसे पूछ लेगा कि आपको आई दे दिया, आपको जी दे दिया और एस दे दिया, तो आपसे आई एस पूछ लिया, ठीक है। इसी तरीके से आपको आई दे दिया, जी दे दिया और मतलब और दूसरी वैल्यू दे दी तो आपसे आई जी भी पूछ सकता है, और एस पूछेगा तो आई जी, आई एस और जी दे दिया, तो इस तरीके से आपसे न्यूमेरिकल में किसी भी वैल्यू पूछ सकता है। अब हम बात करेंगे कि गैल्वेनोमीटर, हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि किसी गैल्वेनोमीटर को हमने अभी देखा था कि हमने इसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी देखी थी, जो एमसीजी है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है उसकी हमने देखी थी, करंट एमीटर बनाया था उसको कि उसकी जो है करंट सेंसिटिविटी और उसकी वोल्टेज सेंसिटिविटी देखी। तो वो देखी है तो इसके पीछे कोई कारण रीजन होगा ना, क्यों देखी, क्योंकि हमने देखा है कि हम उसको क्या बना सकते हैं, उसको हम एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों बना सकते हैं। तो वो कैसे बना सकते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर गाइस, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम उस बात की टॉपिक की बात करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं गैल्वेनोमीटर को, जो है उसको किस में, एक एमीटर में कन्वर्ट करना। हमें क्या है, एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना। तो किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसके साथ हम शंट जोड़ते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं एक लो जो है रेजिस्टेंस क्या होता है उसके कनेक्ट कर देते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक गैल्वेनोमीटर है और इसके साथ इसके पैरेलल में हमने क्या दिया, एक लो रेजिस्टेंस ऐड कर दिया। इसमें क्या कर दिया, एक लो रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, जिसको हम बेसिकली हम क्या है कि जो शंट भी बोल सकते हैं इसको, हम इसको बेसिकली क्या बोल सकते हैं, इसको शंट भी बोल सकते हैं, ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हो। तो सपोज कीजिए कि इसमें आई करंट हो रहा है तो इसमें इस तरफ सप्लाई हो रहा है, या आई जी करंट ही इसमें सप्लाई हो रहा है, नहीं आई करंट अगर इसमें सप्लाई हो रहा है तो इस तरीके से देखिए, तो आई करंट इसमें अगर सप्लाई हो रहा है तो इसमें इस तरफ जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, आई जी, और इसमें इस तरफ अगर मैं इसको आर या एस के नाम से शंट भी दे दूं, या आर भी लिख सकते हो आप, रेजिस्टेंस है तो आर लो, एल लिख सकते हो, आर एल लिख सकते हो, लो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो अगर तो इसमें करंट जो होगा, इसमें जो करंट होगा वो क्या होगा, आई माइनस जो है हमारा, इसमें जो करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, आई माइनस आई जी, ठीक है, या फिर आई एस भी आप लिख सकते हो। तो हम क्या लिखेंगे, तो हमें पता है एज वी नो, हम जानते हैं कि वी नो कि जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं आई जी इंटू जी इक्वल टू, अब इसमें जो फ्लो हो रहा है उसको हम क्या लिखेंगे, अब इसके अंदर जो है करंट जो है वो क्या है, आई माइनस आई जी, तो करंट क्या फ्लो हो रहा है इसमें, आई माइनस आई जी, ठीक है। तो अगर आप इसको एस नाम दे रहे हो या आर नाम दे रहे हो, जो भी दे रहे हो, लो रेजिस्टेंस आर एल अगर देते हो तो मैं इसको लिख सकता हूँ आर एल, ठीक है। तो यहां से अगर मुझे वैल्यू निकालनी है कि हमने ये रेजिस्टेंस है कितना जोड़ा है तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो आर एल इक्वल टू हम सीधा सा लिख सकते हैं क्या, आई जी अपॉन जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई माइनस आई जी, ठीक है। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, आई जी अपॉन आई माइनस आर एल जो है वो हमारा क्या है, रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहां पर ध्यान रखना है कि जो है आई जी हमारा जो है वो आई जी क्या है, यहाँ पर जी है वो क्या है, और यहाँ पर क्या है आर है, ठीक है, जी है वो क्या है, आर जो है वो क्या है, आर एल जो है वो क्या है, और जो भी टर्म्स है उनका पता होना चाहिए कि हमारे जो इसमें जो टर्म्स आ रही है वो क्या क्या है, और जो आई है वो क्या है, ठीक है। तो आई है वो क्या है, तो IG जो है ये क्या है, अब IG जो है हमारा वो क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन है किसका, गैल्वेनोमीटर का। तो IG जो है फुल स्केल क्या है, डिफ्लेक्शन है किसका, गैल्वेनोमीटर का, ठीक है। तो IG है डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और G जो है रेजिस्टेंस है किसका, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, जी रेजिस्टेंस ऑफ, जी आप गैल्वेनोमीटर लिख दो, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब बात कर रहे हैं आरएल, तो ये आरएल जो है वो क्या है, अब आरएल जो है हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है, आरएल सिंपल सा है, लो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, और आई जो करंट है, आई जो है इसमें आई क्या चीज है, आई है रेंज ऑफ एमीटर, आई क्या है, रेंज ऑफ एमीटर, ये है रेंज ऑफ
एमीटर। ठीक है, तो इनकी मेजरमेंट यूनिट ध्यान रखना। बस कंडीशन क्या है कि किसी भी जो है गैल्वेनोमीटर को हमें एमीटर बनाने के लिए उसमें क्या है, एक लो लेवल का रेजिस्टेंस इसमें क्या होना, इसके पैरेलल में ऐड करना होता है गाइस। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि अब इसको हम किस में, इसको हम वोल्ट मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे गाइस। ओके गाइस, तो अब हम बात कर रहे हैं कि एक गैल्वेनोमीटर को हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, किस में, हम इसको एक एमिट वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो कैसे, एक हाई रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे, इसकी सीरीज में ऐड कर देंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है और इसको हम इसके साथ हाई रेजिस्टेंस, एक हाई रेजिस्टेंस जो RH है, हाई एच मतलब हाई, ठीक है, रेजिस्टेंस को इसकी सीरीज में अगर हम ऐड कर देते हैं तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको हम वोल्ट मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं गाइस। तो समझ इसमें मान लो कि इसमें IG करंट क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जितना करंट इसमें से फ्लो होगा उतना ही करंट इसमें से फ्लो होगा, तो करंट दोनों में सेम है। तो एज वी नो, हमें पता है एज वी नो कि V इक्वल टू क्या होता है IR। तो यहाँ पर बात करेंगे कि इसमें कितना जो वो रेजिस्टेंस है, अगर हम R की बात करेंगे या फिर V की बात करते तो V जो है, V कितना हो जाएगा, I क्या है इसमें, करंट कितना IG, और रेजिस्टेंस पहले किसका है, ये गैल्वेनोमीटर का, फिर इसका रेजिस्टेंस कितना G और इसका रेजिस्टेंस कितना RH। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IG प्लस IG इंटू RH। तो यहाँ से अगर मुझे RH की वैल्यू निकालनी, मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे इसमें RH निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा, V, ये जो है V माइनस ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे इसको अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है, मैं क्या करता हूँ सीधा ही, मुझे क्या निकालना है, अगर मुझे RH निकालना है तो RH इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा V अपॉन IG। ठीक है, और इधर क्या बच रहा है, इसको सीधा लिख देते हैं, ये बच जाएगा V इक्वल टू IG इंटू ये हो जाएगा G प्लस RH, और यहाँ से क्या हो जाएगा, RH इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन IG माइनस G। तो ये हो गया हमारे पास हाई जो रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया, RH इक्वल टू क्या आ गया, V अपॉन IG माइनस G। ठीक है, G क्या है यहाँ पर, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, तो G क्या है यहाँ पर, G जो है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, यहाँ पर नोट कर लीजिए, रेजिस्टेंस G जो है वो क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर है। अब R जो है वो क्या है, रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस है, जो उसको क्या है, एमीटर बनाने के लिए हाई रेजिस्टेंस जो है वो है, और V जो है रेंज ऑफ वोल्टमीटर है, जो V जो है V इक्वल टू क्या है, रेंज ऑफ वोल्टमीटर, रेंज ऑफ, जैसे वहां पर I क्या था, रेंज ऑफ एमीटर था, यहाँ पर V क्या है, रेंज ऑफ वोल्टमीटर। ठीक है, V जो है क्या है, यहाँ रेंज ऑफ है, वोल्ट मीटर है, I द फुल स्केल करंट जो है, इसमें डिफ्लेक्शन ऑफ ये है गैल्वेनोमीटर, जो I जो है, IG क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, IG क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इनको कन्वर्ट गाइस। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर लगभग कंप्लीट हो गया है, एक छोटा सा टॉपिक और बच गया है, एक हमारा छोटा सा टॉपिक और है, हम उसको देख लेते हैं, हमें 5 मिनट और लगेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके गाइस, तो जो हमारा टॉपिक बच रहा है, ये लास्ट टॉपिक जो है हमारा पीछे छूट गया था एक, तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ ए रिवोल्यूशनिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक रिवोल्यूशन इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक हमारे पास क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन है जो क्या, ये एक न्यूक्लियर है, ये क्या है, एक हमारे पास एक न्यूक्लियर है, इस न्यूक्लियर के चारों ओर क्या है, ये रिवोल्यूशन कर रहा है गाइस। ठीक है, तो इस इलेक्ट्रॉन का हम मोमेंटम निकालते हैं गाइस। ठीक है, डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम इसका निकालते हैं गाइस। ठीक है, तो हमने क्या कंसीडर किया, द इलेक्ट्रॉन ऑफ ए चार्ज माइनस E, जो इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्ज, जहां पर E इक्वल टू प्लस 1.6 लेते, तभी तो ये माइनस लिखा है इसमें। ठीक है, माइनस चार्ज पर परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड ए हैविंग ए न्यूक्लियस, जो है इस न्यूक्लियस के अराउंड एक क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, किस साइड में, एंटी क्लॉक साइड।
यानी इलेक्ट्रॉन जो हमारा मूव हो रहा है किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। न्यूक्लियर ऑफ द चार्ज प्लस जेडी, जहां पर जेड क्या है, चार्ज है, प्लस जेडी, एंड टी इज द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, यानी कि एक रिवोल्यूशन का टाइम पीरियड क्या है, टी है, एंड वी इज द वी द ऑर्बिटल स्पीड है, वी क्या है, ऑर्बिटल स्पीड है, देन द टाइम पीरियड, अब जब टाइम पीरियड है, आर इसकी रेडियस है, टी क्या है, टाइम पीरियड, यानी कि एक रिवोल्यूशन में कितना टाइम लग रहा है, तो ये रिवोल्यूशन कितना, 2 पाई आर अपॉन वी बोल सकता हूँ मैं इसको, तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर अपॉन वी। सो हम बोल सकते हैं कि आई क्या होता है, आई को हम लिख सकते हैं क्यू अपॉन टी, करंट अपॉन टाइम, इसको हम लिख सकते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि इसमें करंट इंटू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तो इसको हम आई बोल सकते हैं ई इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी क्या है, 1/t, इसी को हम फ्रीक्वेंसी लिखी, तो टी हमने यहाँ पर इसकी टी की वैल्यू हमने क्या कर दी, इसमें पुट कर दी, तो ई वी अपॉन 2 पाई आर आ गया, ये टी की जो वैल्यू इसमें पुट करी, तो जो आई आ गया हमारे पास, वो आई कितना हो गया, ई वी अपॉन 2 पाई आर। आगे बात समझ। अब बात करते हैं द मैग्नेटिक मोमेंट, जो म्यू हमने बात करी थी पिछले लेक्चर में कि मैग्नेटिक मोमेंट एम या म्यू दोनों ही लिख सकते हैं इसको, तो एसोसिएट विद द सर्कुलर जो है करंट, यानी जो सर्कुलर जो इसमें करंट है इस पर है, इज म्यू इक्वल टू एन आई ए, ये हमने कल देखा था, म्यू इक्वल टू एन आई ए या फिर म्यू या एम इक्वल टू एन आई ए। तो यहाँ पर देखिए जो है रोटेशन जो है कितना एन है, ये इसी पे ही हो रहा है, इसी पाथ पर हो रहा है, तो एन इक्वल टू हम क्या लेंगे, यहाँ पर 1 लेंगे, यहाँ पर हम एन इक्वल टू कितना लेंगे, 1 लेंगे, सिंस एन इक्वल टू क्या है 1, ठीक है, यहाँ पर n इक्वल टू क्या लेंगे 1 लेंगे, और रेडियस क्या है इसकी r है, तो इसका जो एरिया जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा I, और इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाएगा 1, तो n इक्वल टू 1 पुट किया, ठीक है, इसको हम 1 लिख सकते हैं साथ में, 1 इसको मल्टीप्लाई हो गया I इंटू पाई आर स्क्वायर, तो n की क्या है 1 है, क्योंकि ये सारा इसी पे हो रहा है, रिवोल्यूशन पूरा है किस पे हो रहा है, इसी पे हो रहा है। सो टर्न्स कितने हैं इसमें, एक ही टर्न्स है, ठीक है, तो I पाई आर स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया, एरिया हो गया, ठीक है। तो आई की वैल्यू हमने क्या करी, इसमें आई की वैल्यू पुट कर दी, यहां से इसमें क्या किया, पुट द वैल्यू आई। अब इसकी बात कर रहे हैं, जो ये मोमेंटम आया, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो क्या आया, अब मैग्नेटिक मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो किस साइड में है, ये सरफेस के अंदर की तरफ, क्योंकि देखिए ये क्या है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज द इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, यानी कि जो हमारा प्लेन है इस प्लेन के अंदर की तरफ है, यहाँ डायरेक्शन लिखी हुई है, इसी मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो क्या है, अंदर की तरफ है, क्यों है गाइस, इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो हमारा जो करंट है, जो हमारा करंट है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, करंट है जो क्लॉकवाइज जाएगा, यानी कि करंट जो फ्लो हो रहा है, करंट जो फ्लो हो रहा है वो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा, और ये जो है मूव हो रहा है क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जो मूव हो रहा है ना वो किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, और हमारा करंट जो फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इस डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव हो रहा है उसके अपोजिट हमारा क्या होगा, करंट फ्लो होगा, तो करंट हमारा क्या होगा, क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल से हम बात कर रहे हैं, तो करंट जब क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि इसमें जो है मोमेंटम की जो डायरेक्शन है वो क्या है, इनसाइड द पेपर है, बाय राइट हैंड थंब रूल, यहाँ लिख सकते हो रीजन लिख सकते हो बाय राइट हैंड थंब रूल, या फिर आप ये जो करंट है इसमें दिखा सकते हो, करंट आर फ्लो इन द एंटी क्लॉकवाइज, या इलेक्ट्रॉन आर मूव इन द एंटी क्लॉकवाइज एंड करंट और करंट इज मूव क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आगे बात समझे, तो इसकी डायरेक्शन जो है इनसाइड द प्लेन क्यों दी हुई है, राइट हैंड थंब रूल से, क्योंकि हमारा जो करंट जो फ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, इसके क्लॉकवाइज मूव हो रहा है, तो करंट जो है इनसाइड आएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया इस इक्वेशन में हमने राइट हैंड साइड में क्या है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ से m से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडेड द राइट हैंड साइड बाई m, यानी कि जो है इसकी राइट साइड जो है इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया किससे, m से, तो यहाँ पर म्यू इक्वल टू क्या आया, E2m इंटू एम वी आर। अब यहाँ पर इसको एम वी आर को हम क्या लिखते हैं, L, ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, ये क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है, तो L यहाँ पर क्या है, ये है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर L क्या है गाइस, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नोट कर लें, यहाँ पर L जो है वो क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है गाइस, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं, तो हैंस L इज द मैग्नीट्यूड, यहाँ पर मैग्नीट्यूड है किसका, हैंस L इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंगुलर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब ये क्या है, यहाँ पर जो L था हमने बोला कि L जो है हमारा क्या है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अपोजिट डायरेक्शन। ये किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, ये किस डायरेक्शन में होगा, ये किस डायरेक्शन में होगा, ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा। किसके, ये जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा किसके, जो मोमेंटम है, जो हमारा मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके, जो मोमेंटम क्या है अंदर की तरफ है, और ये जो है एल जो होगा इसके क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। एल क्या है हमारा, ये किसके साइड में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इसको पहले अब इतना ही लिख देते कि ये हमारा एंगुलर मोमेंटम है, एल क्या है यहाँ पर जो है एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, म्यू इक्वल टू, अब हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, जो म्यू इक्वल टू है ई अपॉन, यहाँ पर गलत लिख दिया, म्यू इक्वल टू क्या है, ये जो है हमारा यहाँ पर म्यू इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पर ई अपॉन 2ml। ये क्या है, एल यहाँ पर क्या है, एंगुलर द है, एल इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो है एंगुलर मोमेंटम है। अब ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। ये क्या है, इसकी जब हम वेक्टर फॉर्म निकालते हैं, इसको जब हम लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, अब हम लिखें इन वेक्टर फॉर्म, अब लिखते हैं इसको इन वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं इसको तो म्यू जो है, म्यू है, अब यहाँ पर बात करते हैं, जब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या है माइनस ई अपॉन 2m इंटू क्या है एल। तो ये जो है वेक्टर फॉर्म में लिखने से ये क्या हो गया, इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। तो ये यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है तो हम लिख सकें द नेगेटिव साइन, यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो क्या है, द नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन। अब क्या लिखा हमने, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखा। किस फॉर्म में लिखा, जब हमने इसको किस फॉर्म में लिखा, वेक्टर फॉर्म में। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट करेगा कि जो है एंगुलर मोमेंटम एल है वो अपोजिट है किसके, इस मोमेंटम के। तो हम क्या लिखेंगे, द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट, द नेगेटिव साइन indicate that the angular the magnitude of angular momentum, ठीक है सॉरी, या द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो मैग्नीट्यूड की बात चल रही थी, यहाँ पर जो एल लिखा है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब हमने इसको डायरेक्शन में लिखा ना, तो ये मैग्नीट्यूड नहीं है। ठीक है, तो द नेगेटिव साइन इंडिकेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ जो हमारा अब इलेक्ट्रॉन है ना। तो जब मैग्नीट्यूड में लिखा डायरेक्ट तब हमें साइन की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा तो यहाँ नेगेटिव साइन आ गया, जो कि ये इंडिकेट करता है कि जो है ये एंगुलर जो मोमेंटम है वो क्या है, अपोजिट है किसके, जो हमारा किसके है, मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना, इसके जो इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसके, ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑपोजिट, है ना, अपोजिट किस में है, अपोजिट, अपोजिट इन डायरेक्शन, इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, यानी कि ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट किसके, टू द मैग्नेटिक मोमेंट या ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट जो है हमारा उसके, ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है ना इसके अपोजिट डायरेक्शन में है क्या, जो हमारा एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो क्या है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में है गाइस, यहाँ तो नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे इसके रेशियो की, तो रेशियो बात कर सकते हैं दोनों की, किसकी रेशियो की, रेशियो की बात करेंगे किसके, एंगुलर मोमेंट की, और मैग्नेटिक मोमेंट जो है इन दोनों के रेशियो की बात करते हैं। तो दोनों के रेशियो की जब बात करते हैं तो म्यू जो है म्यू इक्वल टू एल, तो रेशियो एंड रेशियो जो है वो क्या हो जाएगा, अब रेशियो की बात करते हैं तो ये एल इधर आ जाएगा, एल इक्वल टू क्या है, हम बात कर रहे हैं इसके रेशियो की, यानी कि इसमें डायरेक्शन का रोल हम नहीं यूज कर रहे हैं, तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू म्यू अपॉन एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई एम। तो रेशियो है ये किसका, एंगुलर, ये मोमेंट जो है मैग्नेटिक मोमेंट और ये एंगुलर
मैग्नेटिक मोमेंट का जो रेशियो है म्यू अपॉन एल इक्वल टू क्या है, ई अपॉन 2m गाइज। और इसी को हम गायरोमैग्नेटिक जो है मोमेंट, इसको बोलते हैं रेशियो। ये जो रेशियो है इज कॉल्ड द गायरोमैग्नेटिक रेशियो। इस रेशियो को, है ना, तो इज कोल्ड, ये जो रेशियो है इज कोल्ड गायरोमैग्नेटिक। इसको क्या बोलते हैं, गायरोमैग्नेटिक जो है टिक रेशियो। तो यहां पर ये इस पर्टिकुलर आपसे पूछा जाता है कि वैल्यू ऑफ द गायरो जो मैग्नेटिक रेशियो है इसकी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है, इसका जो डाटा दिया हुआ है, इसका जो वैल्यू है वो है 8.8 इंटू 10 की पावर -10, है ना। और ये क्या है, कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट होता है, एम कांस्टेंट होता है। तो इनकी जो वैल्यू है वो क्या है, रेशियो इज ए कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं, ये क्या है, एक कांस्टेंट है, क्योंकि ई भी कांस्टेंट है और एम भी कांस्टेंट है। एंड इट्स वैल्यू इज, इसकी जो वैल्यू है 8.8 इंटू 10 की पावर -10, सॉरी 10 की पावर 10 कूलाम है, सॉरी 10 की पावर 10 कूलाम पर केजी है, ठीक है। तो हम लिखेंगे एंड इट्स वैल्यू इज, इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, इज 8.8 इंटू 10 की पावर 10 कूलाम पर केजी है गए। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या होता है। तो म्यू अपॉन एल इक्वल टू ई अपॉन 2m, इसको आप बोल सकते हैं। यहाँ से सवाल जो है नॉर्मली यहीं से पूछा जाता है कि गायरोमैग्नेटिक रेशियो जो है, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द गायरोमैग्नेटिक रेशियो। तो गायरोमैग्नेटिक रेशियो म्यू अपॉन एल इक्वल टू ई अपॉन 2m, इसी को हम क्या बोलते हैं, इस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, गायरोमैग्नेटिक रेशियो। और अगर इसकी आपकी वैल्यू है तो 8.8 इंटू 10 की पावर 6 कूलाम। आपको ये याद होना चाहिए, यहाँ से 1 नंबर का आपके क्वेश्चन पूछ सकता है गाइस। इसी तरीके से इसमें हम बोर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल भी यूज कर सकते हैं। तो बोर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल क्या होता है, बोर ने भी एक प्रिंसिपल दिया था, उस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या था कि म्यू इक्वल टू हमारे पास क्या है, ई अपॉन 2m इंटू एल। तो m, उसमें बोर ने जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या दी थी, बोर ने जो है म्यू इक्वल टू हमारे पास जो है nh अपॉन 2π। तो बोर ने क्या बोला था कि म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई अपॉन 2m इंटू nh अपॉन 2π। तो बेसिक जो है NH अपॉन 2π, ये बोर ने बोला था कि एंगुलर मोमेंटम किसके लिए, जो हमारा बोर स्पेक्ट्रम है उसमें यूज किया था। तो बोर ने सबसे बेसिक n इक्वल टू 1 के लिए जब बताया था, है ना, तो इसकी n की वैल्यू क्या हो सकती है, वेयर n इक्वल टू, बोर ने जो बताया था वेयर, हम बोल सकते हैं वेयर n इक्वल टू 1 2 3, इस तरीके से हम इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं और हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको बोर क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल जो दिया था वो इस तरीके से हमारा पास था, म्यू इक्वल टू क्या है, और यहाँ पर m की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इसी वैल्यू को जब हम इसमें l की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं और इसकी जो n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो ये जो वैल्यू मिलती है इसको हम क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेट्रॉन बोल सकते हैं। जब क्या करते हैं, इसमें बोर की वैल्यू जो पुट करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं, है ना। n इक्वल टू अगर हम 1 पुट करते हैं तो जो वैल्यू मिलती है तो क्या मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेट्रॉन जो है, बोर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं। तो उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, उस केस में हम इसको बोलेंगे बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। किस केस में, यहाँ पर देखिए मैं इसको वापस देखता हूँ, यहाँ लिखते हैं कि अगर बोर ने जो बोला था, बोर के हिसाब से क्या था, म्यू इक्वल टू ई अपॉन 2m, हम बात करेंगे 2m, L की जो वैल्यू बोर्ड ने बताई थी NH अपॉन 2π बताई थी, ठीक है गाइस। अगर मैं वेयर, उसने बोला था कि वेयर n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू 1 2 3, और जब हम बेसिक वैल्यू की बात कर रहे हैं, पुट द वैल्यू हम पुट करते हैं n इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो म्यू इक्वल टू हमारे पास क्या मिल रहा है, e अपॉन 2m इंटू ये क्या मिल रहा है, h अपॉन 2π, और इसी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, इसी वैल्यू को हम बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है, बोर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपसे पूछा जाए द वैल्यू ऑफ द बोर मैग्नेट्रॉन, और इसी वैल्यू को हम बोलते हैं क्या, बोर मैग्नेट्रॉन बोलते हैं, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, अगर हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये हो जाएगी 9 इंटू 2.2 और 7, 9 इंटू 2 7 इंटू 10 की पावर -24 एम्पियर, और इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 9.27 इंटू 10 की पावर
जो है इंटू 10 की पावर -24 होती है, ठीक है, 10 की पावर -24 एम। वैसे वैल्यू ये नहीं पूछते हैं, तो अगर आपसे पूछ सकता है तो केवल ये। तो यहाँ से बेसिकली दो ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक ये होता है नॉर्मली, इसका ये पूछा जाएगा आपको गाइनो मैग्नेटिक जो है रेशियो वो क्या होता है, और इससे यहाँ से, और ये बोर मैग्नेटॉन जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, इस तरीके से हम पूछ सकता है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हमारा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, फिर हमारे पास जो एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल है उनको हम अलग सीरीज से करेंगे गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस।